अटेंड कर चुके हो, वहां पर आपने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था फेस डायग्राम के लिए, कि मतलब कुछ बेसिक टर्म्स की हमें नीड है। यहाँ पर हम जब ये डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ टर्म्स की ऑलरेडी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो उनको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के 2 लेक्चर्स में। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपका बना भी चुकी हूँ वहां पर, मतलब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से हमारा फेस डायग्राम बनाया जाता है। वो आपके सामने यहाँ पर बना भी हुआ है कि इस तरह से हमारा कुछ फेस डायग्राम बनता है। मतलब हमने जस्ट ये बताया था कि रिप्रेजेंटेशन 2 कंपोनेंट सिस्टम की इस तरह से की जाती है, और वहां पर आपने कुछ कंसेप्ट्स के बारे में देखा, मतलब फेस रूल की बात की थी, रिड्यूस्ड फेस रूल की बात की थी। रिड्यूस्ड फेस रूल का कंसेप्ट क्यों यूज किया था? क्योंकि हमने वहां पर एक कंपोनेंट को कांस्टेंट कर दिया था, क्योंकि हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपनी एक्सप्लेनेशन मतलब या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, इसी वजह से हमने रिड्यूस्ड फेस रूल को यहाँ पर यूज करना है। अब रिड्यूस्ड फेस रूल को यूज करते हुए आज आपका टॉपिक रहेगा फेस डायग्राम फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक सिस्टम मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो वहां पर आपके मिसिबल सब्सटेंस के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बताई थी हमने? वहां पर हमने फर्स्ट बात की थी यूटेक्टिक की, कि हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर बन सकता है। सेकेंड आपने बात की थी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। थर्ड वन इज इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो क्या कहा था कि अगर आप किन्हीं भी 2 कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हो तो मिक्सिंग के टाइम पर अगर वो सब्सटेंस मेरे मिसिबल है तो मिसिबल सब्सटेंस यूटेक्टिक मिक्सचर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब यूटेक्टिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहां पर मैंने आपको बोला भी था कि आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा यूटेक्टिक मिक्सचर। अगर मेरे दो कंपोनेंट हमने लिए, वो मिक्स होने के बाद अगर यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं तो वो किस तरह से हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब होगी, तो वो चीज आज आपको डिस्कस करनी है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें ग्राफ में हर एक पॉइंट का क्या मीनिंग है। वैसे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी ये रहेगी, बट इसमें आप हर एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी करने वाले हो कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट है तो उसका मीनिंग क्या है, हमें हर चीज को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं यूटेक्टिक उसके लिए मिक्सचर के लिए। हाँ जी, अब ये यूटेक्टिक कंसेप्ट की जो हम बात करने वाले हैं, इसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया भी कि वो 3 कंडीशंस हैं कि यूटेक्टिक होना चाहिए, यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर सकता है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा या फिर इनकॉन्ग्रुएंट रिप्रेजेंट करेगा। बट उसके लिए हमारी एक कंडीशन रहेगी कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो 2 कंपोनेंट है, ये सॉलिड स्टेट में मिसिबल नहीं होंगे। बट अगर मान लो सपोज करो मेरे पास ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, सॉलिड फॉर्म में हमें गिवन है, तो ये सॉलिड फॉर्म में मिसिबल नहीं होंगे। जब इनको अगर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को ही अगर मैं लिक्विफाई कर देती हूँ तो उसके बाद ये मिसिबल होंगे। तो ये चीज माइंड में मत रखना कि जो भी कंपोनेंट है वो हर कंडीशन में या हर फेस में मिसिबल होंगे। ये दोनों कंपोनेंट हमारे मिसिबल होंगे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेस में, मतलब इनको लिक्विफाई अगर आप कर देते हो तब अगर ये मिसिबल है, तो उसके लिए हम ये कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में मिसिबल नहीं होंगे, सॉलिड स्टेट में तो मिसिबल भी कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम कोई 2 कंपोनेंट लेने वाले हैं, उनमें सपोज मेरा फर्स्ट कंपोनेंट ए एंड सेकंड कंपोनेंट बी है। अब ए और बी 2 कंपोनेंट हैं, तो दोनों कंपोनेंट अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं सारी। ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों की हर एक प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, हर एक की अपनी स्टेट अलग होगी। मतलब स्टेट तो हम स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट ही लेके चल रहे हैं। सॉलिड स्टेट में अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, किन्हीं भी 2 सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता। किसी भी 2 सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो भी आप बोल रहे हो वो हमारे सेम नहीं होते। लास्ट क्लास में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में या इनके फ्रीजिंग पॉइंट में दोनों में डिफरेंस होगा। तो सपोज कीजिए कि ए का मेल्टिंग पॉइंट हमारा लो है और बी का मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाई है, और ये भी कंडीशन हमारी कोई कंपल्सरी नहीं है, ए का ही लो होगा या बी का ही हमारा हाई होगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे ए का लो मतलब ए का
आई ले लो, जो मर्जी लेना है आप ले लो, बट ये सिर्फ माइंड में होना चाहिए कि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में या उनके फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में भी और फ्रीजिंग पॉइंट में दोनों में डिफरेंस होगा। तो अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो यहाँ पर जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, इसके लिए मैं आपको थोड़ा साइड में मतलब इसको डिस्क्राइब करती रहूंगी, बाद में लास्ट में सारे कंसेप्ट को डिस्क्राइब करके फिर हम इस पे शिफ्ट करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में देखो बताया था कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें करनी है तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें किसी भी दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए। और यहाँ पर हमने कहा था कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आपने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया था। जिसको भी ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, लास्ट लेक्चर देखो, उसके बाद इस पे आना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ हम कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट करते थे। और वहां मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर A 100% होता है और यहाँ पर आपका B 100% होता है। और जैसे जैसे आप इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हो, वहां पर आपकी A की परसेंटेज डाउन चली मतलब जाती जाएगी, और हमारी अगर हम इस साइड से मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर हमारी B की परसेंटेज डाउन जाती जाएगी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने A में B को मिक्स करना था, A में B को मिक्स करना था। अब मुझे ये नहीं बताया गया अगर कि कितना A और कितना B अगर हमें लेना है, तो हमारी मर्जी है, चाहे हम A ज्यादा लें चाहे हम B ज्यादा लें। तो अगर मैंने A को ज्यादा लिया है, दैट मीन्स मेरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरफ आएगी। और ये चीज ध्यान रखना, अगर आप मिक्सिंग की बात कर रहे हो, टू कंपोनेंट मिक्सिंग की बात कर रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली कुछ परसेंट A और कुछ परसेंट B रहेगा। और अगर A और B का कुछ परसेंटेज रहेगा तो इसका मतलब ग्राफ में अगर यहाँ हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हैं, तो वहां मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ओवरऑल परसेंटेज हमारी 100% होती है। तो उस 100 में से कुछ परसेंट हमारा A और कुछ परसेंट हमारा B है। तो हो सकता है मेरा A ज्यादा हो सकता है मेरा B ज्यादा हो, बट अगर A ज्यादा होगा तो B कम होगा, और अगर B ज्यादा होगा तो A कम होगा। अब हमें ये देखना है कि अगर A ज्यादा है, A की परसेंटेज ज्यादा है और B की परसेंटेज कम है, तब मेरे ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन के चांसेस कहाँ ज्यादा होंगे। और अगर मेरा B ज्यादा है, ध्यान से सुनना हर एक वर्ड को, कि अगर मेरे सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर अगर परसेंटेज ऑफ B ज्यादा है, एक मिनट देखो, A और B है, या तो मेरा A की परसेंटेज ज्यादा होगी या मेरे B की परसेंटेज ज्यादा होगी। A की परसेंटेज ज्यादा होगी या B की परसेंटेज ज्यादा होगी। अब मेरे दो केस बन रहे हैं, A की परसेंटेज ज्यादा, B की परसेंटेज कम। दूसरा, A की परसेंटेज कम, B की परसेंटेज ज्यादा। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर को, कि मतलब B हमारा कम है, A ज्यादा है। यहाँ पर A कम है, B ज्यादा है। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब क्योंकि ओवरऑल मिक्सचर तो बनने वाला है A और B दोनों की हेल्प से ही। तो अगर मेरा A और B का मुझे ये पता हो कि A की कॉम्पोजिशन यहाँ पर ज्यादा है, A की परसेंटेज ज्यादा है, तो A की परसेंटेज ज्यादा हो तब रिप्रेजेंटेशन किस तरफ आएगी ग्राफ में। हमारा क्वेश्चन ये है कि देखो, अब इस तरह से हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर A 100% था, यहाँ पर मेरा B 100% था। तो अगर A की परसेंटेज ज्यादा होगी, अब 100% से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना, मैक्सिमम परसेंटेज कितनी हो सकती है, 100%। तो 100% मतलब यहाँ तक ही आ सकता है। अब अगर मेरी A की परसेंटेज ज्यादा है, तो इसका मतलब मान लो यहाँ पर A भी 50 है और B भी 50 है। सपोज करके चलो A भी 50 है, बहुत छोटा हो गया, एक सेकेंड। अब यहां मैंने पॉइंट लिया जहां पर A और B दोनों की परसेंटेज 50-50 है। इसका मतलब मैंने जितना A लिया है उतना ही B लिया है। यहाँ तो उसका मतलब तो यहाँ पर मेरा पॉइंट मिलेगा कि इस पॉइंट के पैरेलल में मेरा पॉइंट मिलेगा अगर मेरा A और B की परसेंटेज इक्वल है, दोनों इक्वल अमाउंट में लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर A ज्यादा हो और B कम हो तो रिप्रेजेंटेशन किधर जाएगी। A ज्यादा होगा मतलब 50% से ज्यादा, क्योंकि A ज्यादा है
बी के कंपैरिजन में, तो 50% से ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा अगर है तो वो हमारे रिप्रेजेंटेशन ए की 100 की तरफ जाएगी ना, तो ए की 100 की तरफ जाएगी, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन यहाँ आएगी। बट अगर आप इन पॉइंट्स पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर बी भी होगा, बट बी की परसेंटेज ए की परसेंटेज के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। एक केस तो ये हुआ। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में हमने कहा ये तो हमारा कब था, ए ज्यादा बी कम। दूसरा केस ए कम बी ज्यादा, बी की परसेंटेज ज्यादा अगर हो, बी की परसेंटेज ज्यादा है तो मतलब बी की हाई मतलब 100% की तरफ जाएगा, और अगर बी के 100% की तरफ जाएगा दैट मीन्स हमारी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, 50% के इस साइड में शिफ्टिंग होगी, और अगर 50% के इस साइड में हमारी शिफ्टिंग हो रही है तो वही सिमिलर मीनिंग हो गया कि इसका मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारा ए की वैल्यू यहाँ पर नहीं है या ए का अमाउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, पर हमारी कुछ परसेंट ए मिलेगी और कुछ परसेंट हमारा बी मिलेगा, बस बी की परसेंटेज इस साइड में हमारी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ से देखो ये कंसेप्ट आपको समझना है कि हम जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी टू कंपोनेंट सिस्टम की, तो आप पूरे ग्राफ में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले रहे हो, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, मतलब किसी इस ग्राफ के किसी भी कॉर्नर पे किसी भी प्लेस पर कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, तो उस पॉइंट का मतलब ये होगा, कहीं पर भी आप चेक कर रहे हो उसका मतलब ये होगा यहाँ पर कुछ परसेंट ए और कुछ परसेंट बी है। अब आपको ये चीज चेक करनी है कि ए की परसेंटेज ज्यादा होगी या बी की परसेंटेज ज्यादा होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ए की तरफ शिफ्टिंग ज्यादा है या बी की तरफ शिफ्टिंग ज्यादा है। जैसे अब हमारा यहाँ ए होगा हमारा 100%, यहाँ आपका बी 100% है, तो अगर आपने देखो एक लुक से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो अगर आपने पॉइंट यहाँ लिया है इसका मतलब ए के ज्यादा क्लोज है, दैट मींस यहाँ पर ए की परसेंटेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। तो आपको अभी तक जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो हम कंपोजिशन लेते हैं किन्हीं भी दो कंपोनेंट की, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन का मतलब आपको वहीं पर समझ आ जाना चाहिए ग्राफ में कि कुछ परसेंट हमारा ए है और कुछ परसेंट हमारा बी है। तो कुछ परसेंट ए या बी में आपको ये पता कहां से चलेगा कि ए की परसेंटेज ज्यादा है या बी की परसेंटेज ज्यादा है, वो आपको ग्राफ के पॉइंट से कि ग्राफ के ए की 100% की तरफ शिफ्टिंग ज्यादा है या बी के 100% की तरफ शिफ्टिंग ज्यादा है, तो उसके बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारा यहाँ पर ए की परसेंटेज ज्यादा होगी या बी की परसेंटेज ज्यादा होगी। एक तो पॉइंट रहा आपका ये कि कॉम्पोजिशन को आप कैसे डिफाइन करोगे या आपका कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, कि कॉम्पोजिशन ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी पॉइंट पे अगर आप कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हो तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ ए होगी और कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ बी होगी। अब उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे कि ए का अपना अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा और फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बी का इसी तरह से अपना अलग मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं, सपोज करते हैं जस्ट कि ए का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट लो है और बी का अगर हाई है, कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही। एक प्योर ए और प्योर बी की बात कर रहे हैं हम, सेपरेट ए और बी की बात कर रहे हैं हम, जो कि हमने सॉलिड स्टेट में लिए, और हमने कहा भी था, अभी एक्सप्लेन किया ही है मैंने कि ए और बी जब सॉलिड स्टेट में है तब वो एक दूसरे के अंदर मिक्सिबल नहीं है, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हैं। तब अगर ये दोनों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका खुद का कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट तक क्यों जा रहे हो? हम मेल्टिंग पॉइंट तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें उसको लिक्विफाई कराना है। लिक्विफाई होने के बाद ही मेरे मतलब दोनों कंपोनेंट जो है वो मिक्सिबल स्टेट में जाते हैं। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ए यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है जब प्योर ए है जिसमें कोई भी बी ऐड नहीं है, तो ए 100% यहाँ पर है, इसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। और मेल्टिंग पॉइंट आप कहाँ से डिस्क्राइब करते हो? टेम्परेचर की हेल्प से। तो टेम्परेचर वाली एक्सिस पर हमने ये वाला पॉइंट डिसाइड किया कि ये वाला हमारा है ए का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसको ए का मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो और फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर जाते ही
इस पॉइंट के ऊपर जाते ही तो हमारा A मेल्ट हो जाएगा और इस पॉइंट के नीचे टेम्परेचर जैसे ही इससे कम करेंगे वहां पर मेरा A सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। ये तो हमने लो वैल्यू ली थी, हमने A के कंपैरिजन में B की वैल्यू को हाई लिया है। इसी तरह से B यहाँ पर 100% है और अगर यहाँ पर B 100% है तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहीं A के कंपैरिजन में ऊपर आएगा। देखो आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लेके चल रहे हैं, हम जनरल सी बात कर रहे हैं और अगर जनरल बात कर रहे हैं तो A कुछ भी हो सकता है और A कुछ भी हो सकता है तो उसका कुछ भी मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं और हम सपोज करके चल रहे हैं कि A का मेल्टिंग पॉइंट कम और B का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट सभी को समझ आ जाने चाहिए कि हमने क्या रिप्रेजेंट किए हैं, दोनों पॉइंट A और B का मेल्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब इससे आगे हमें एक्सप्लेन करना से पहले, मतलब हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए। आपने वो की है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ना आप एक फैक्टर को यूज करते थे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को या सोल्यूट को जब आप ऐड करते थे किसी भी सॉल्वेंट में तो रोल्स लॉ आपने पढ़ा था। रोल्स लॉ ने क्या कहा था कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को जब किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता था तो उसमें वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का होता था उसके कंपैरिजन में सोल्यूट के ऐड करने के बाद मेरा वेपर प्रेशर कम मिलता था। दोबारा सुनो, जिसको भी याद नहीं है एक बार मतलब रोल्स लॉ के बारे में देख लेना, मेरा इसके ऊपर लेक्चर बना हुआ है पूरा रोल्स लॉ से रिलेटेड। तो रोल्स लॉ के लिए आप वो पूरा एक बार देखो, वहां से आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। देखो रोल्स लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया था कि सपोज करो, आप सबसे पहले ये चीज याद करो, सॉल्यूशन जो बनता है हमारा वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है ना। दो कंपोनेंट इन द सेंस एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जब आप किसी भी सॉल्वेंट को प्योर स्टेट में लेते हो तो उस प्योर स्टेट के टाइम पर सॉल्वेंट जो है वो हमारा अगर वेपराइज हम उसको कर रहे हैं तो कुछ वेपर प्रेशर जनरेट करता है। ध्यान से सुनो, सॉल्वेंट लिया, लिक्विड स्टेट में मान लो हमारा सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेंट को अगर मैं वेपराइज करती हूँ तो वेपराइज करने के बाद वो सब्सटेंस या वो हमारा सॉल्वेंट एक वेपर प्रेशर क्रिएट करता है और जो वो वेपर प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। सपोज करो यहां से उसने V1 वेपर प्रेशर क्रिएट किया, वेपर प्रेशर सॉरी P1 वेपर प्रेशर क्रिएट किया। अब जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते थे तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मीनिंग क्या होता था? नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या था? नॉन वोलेटाइल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर वेपराइज नहीं हो सकते। अगर वो वेपराइज नहीं हो सकते तो उन्हें किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड किया जाता था तो वो उसके वेपर प्रेशर को भी कम कर देते थे। ध्यान रखना, वो उसके वेपर प्रेशर को कम कर देते थे, उसके वेपर प्रेशर को खत्म नहीं करते थे। मतलब उसकी क्वालिटी को ये नहीं करेंगे कि भाई मैं सॉल्वेंट में आके ऐड हो रहा हूँ तो इसका मतलब अब मैं सॉल्वेंट को भी वेपराइज नहीं होने दूंगा। उसकी खुद की तो प्रॉपर्टी यही थी कि वो वेपराइज नहीं होगा, बट वो सॉल्वेंट में ऐड होने के बाद उस सॉल्वेंट की वेपरिंग टेंडेंसी को कम कर देते थे, ना कि खत्म कर देते थे। इसका मतलब अगर मैंने किन्हीं दो सब्सटेंस को ऐड किया तो ऐड करने में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट ही तो कम हुआ होगा, सॉरी ज्यादा हुआ होगा, तो यहाँ पर वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को या फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्टर्ब करता है। अगर मेरा दूसरा सब्सटेंस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, दूसरा सब्सटेंस अगर मेरा ज्यादा इफेक्टिव है तो वो इसके मेल्टिंग पॉइंट को या इसके फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, तभी तो वेपर प्रेशर वेपर्स नहीं बनने दे रहा, और वेपर्स नहीं बनने दे रहा तो वेपर प्रेशर नहीं बनने दे रहा। तो ये आपने रोल्स लॉ में पढ़ा था, उसी कंसेप्ट को अब आपको यहाँ पर यूज करना है। देखो अभी हमने कहा कि किन्हीं दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, हम उनको लिक्विफाई करेंगे, उनको लिक्विड स्टेट में लेके जाएंगे, तब वो एक दूसरे में मिक्सिबल होंगे। और अगर वो ऐसे सब्सटेंस होंगे तो वो यूटेक्टिक मिक्सचर बना सकते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं। ये कंडीशंस हमने पढ़ी है, ये कंडीशंस हमने पढ़ी कि किन्हीं दो सब्सटेंस को जो कि सॉलिड स्टेट में है उनको हमने मिक्स किया, मिक्स करने में सॉलिड स्टेट में वो मिक्स नहीं होते, मिक्सिबल नहीं होते।
होते, बट हमें उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ा। और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट पर या इनके फ्रीजिंग पॉइंट पर जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो वो हम चले गए। ए का मेल्टिंग पॉइंट ये रहा, बी का मेल्टिंग पॉइंट ये रहा, कि मतलब इतना टेम्परेचर यहां से लेके इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करो, ए मेल्ट हो जाएगा, यहां से लेके इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करो, बी मेल्ट हो जाएगा। बट हमने उनको मेल्ट करके लिक्विफाई कर दिया। लिक्विफाई होने के बाद वो क्या हो गए, एक दूसरे में मिसिबल हो गए। मिसिबल होने के बाद उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म किया है। अब सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया और वो एक यूटेक्टिक मिक्सचर बनाएंगे। यूटेक्टिक मिक्सचर वाला कंसेप्ट अभी बाद में करेंगे, अभी यहाँ तक का बात करो। हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो वैसे यही है, आज की मतलब क्लास का टॉपिक तो हमारा यही है, बट पहले हमें ये चीजें समझ आनी चाहिए ना, तो इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे मिसिबल है तो उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया, यहाँ तक समझो। अब इसके बाद देखो, मैंने अभी आपको रोल्स लॉ का कंसेप्ट बताया कि किन्हीं भी दो सब्सटेंस को आप सोल्यूट और सॉल्वेंट का नाम लेके कह रहे थे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हमने मिक्स किया, किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड किया था तो उसने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को भी कम कर दिया। और वेपर प्रेशर को कम किया, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिस्टर्ब किया। अब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं। कुछ अमाउंट ऑफ बी हम मान लो ऐड कर रहे हैं ए में। अगर मैं यहाँ के आसपास के पॉइंट्स की बात करूं, तब मेरा यहाँ के आसपास के पॉइंट्स के टाइम पे मेरा ए सॉल्वेंट का काम करेगा। बी बहुत कम ऐड कर रहे हो, कम अमाउंट में ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हो, सोल्यूट। तो यहाँ आसपास के पॉइंट में ए एज अ सॉल्वेंट और बी एज अ सोल्यूट बिहेव करेगा। अगर आप इधर वाली बात करो तो जब आपका बी 100% है, बी की परसेंटेज थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हो, बट ए तो बहुत ही ज्यादा कम होगा ना वहां पे। अगर बहुत ज्यादा बी ए हमारा कम है, तब मेरा बी सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और ए मेरा सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। पजल नहीं होना है इन कंसेप्ट्स में। ये जो मैंने आपको रोल्स लॉ वाला कंसेप्ट बताया ना, अगर वो आपको समझ आ गया तो उसके बाद बहुत इजीली ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे आप। तो देखो हमने क्या किया, किन्हीं दो सब्सटेंस को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ इस हाफ ग्राफ में ये चीज और ध्यान रखना, ये 50% नहीं है। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन तो करूंगी आगे, बट ये मत करना कि ये वाला ग्राफ मेरा 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ग्राफ का आधा पोर्शन है। हाँ, आधा पोर्शन कह सकते हो, बट यहाँ पर आपका ए और बी 50-50% नहीं है। जो हमने कॉम्पोजिशंस की बात की थी, ये चीज अभी चलो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ना आपको हाफ हाफ करके रिलेट करके समझा रही हूँ। इसीलिए माइंड में ये बिल्कुल भी मत बिठा लेना कि यहाँ पर हमारा ए और बी 50% है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ के आसपास के पॉइंट्स की बात करूँ, कॉम्पोजिशन है ना, ये कॉम्पोजिशन में अगर मैं यहाँ के आसपास के कोई भी पॉइंट की बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे ए का अमाउंट ज्यादा और बी का अमाउंट कम है, तो ए मेरा एज अ सॉल्वेंट और बी मेरा एज अ सोल्यूट बिहेव कर रहा है। और जब मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो ए का मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा था या उसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट हो रहा था। यही चीज पढ़ी है ना हमने। अब हम बात करते हैं, ए और बी को हमने मिक्स किया हुआ है। ए का परसेंटेज ज्यादा, बी का परसेंटेज कम है। अगर इनका परसेंटेज कम है तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ वाले इस वाले ग्राफ में मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया। इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन होगी, कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन होगी, मतलब कुछ परसेंट ए और कुछ परसेंट हमारा बी। यहाँ से सभी को समझ आना चाहिए, हर एक वर्ड यहाँ इसके बाद सब चीजें समझ आनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप बोलने वाली हूँ वो सब आपको थ्योरेटिकली पेपर में लिख के आना है। तो आप देखो यहाँ मैंने सपोज कोई भी ए पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे मेरी कुछ कॉम्पोजिशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए होगी और कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बी होगी। अभी तक हमने जितना समझा उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर ए की परसेंटेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के, कि ए की परसेंटेज हमारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के। तो अगर कॉम्पोजिशन यहाँ पर ज्यादा होगी, हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करके देखते हैं। इस टेम्परेचर को डिक्रीज करके देखते हैं। टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते यहाँ एक अलग से ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ इस चीज के लिए। इस तरह से कुछ ग्राफ दिख रहे हैं आपको।
यहाँ A, ये B और ये आपका C D E, इस तरह से ग्राफ है। हमने सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जो कि हमने A से रिप्रेजेंट किया और इसमें मुझे ये पॉइंट देखते ही कि भाई किसी ने मेरे से इस पॉइंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन मांगी है तो मेरे माइंड में ये चीज आई कि यहाँ पर A की परसेंटेज ज्यादा है और B की परसेंटेज कम है। A की परसेंटेज ज्यादा, B की परसेंटेज कम। और अगर मैं रोल्स लॉ से रिलेट करके देखूं तो ये मेरा सॉल्वेंट और ये मेरा सोल्यूट है। तो अगर ये मेरा सॉल्वेंट है और ये मेरा सोल्यूट है तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था और उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी डिस्टर्ब होता था। तो अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले कहाँ था, A का मेल्टिंग पॉइंट पहले यहाँ था। अब इसके बाद जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते करते ये थोड़ा इधर पॉइंट लेते हैं पहले, यहाँ पर टेम्परेचर मैंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करने पे मुझे मेल्टिंग पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। क्यों मेल्टिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा? क्योंकि सोल्यूट ने जो भी हमने सोल्यूट ऐड किया है, मतलब जो भी मेरी B की परसेंटेज उसमें ऐड हुई होगी, उसकी वजह से मेरा A का मेल्टिंग पॉइंट या उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया है। वो अब कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाएगा, कम टेम्परेचर पर ही हमारा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा A का पॉइंट जो है वो A का मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर अफेक्ट हो गया है। और अगर A का मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर आते ही A जो है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार ध्यान दो, यहाँ हमारा A का मेल्टिंग पॉइंट था, ये हमारा B का मेल्टिंग पॉइंट था। अब जब दोनों अपने मेल्टिंग पॉइंट्स पर चले गए, इसका मतलब अब वो दोनों कहाँ जा चुके हैं। अगर मैं उससे ज्यादा टेम्परेचर की बात करती हूँ, अब मैंने ये पॉइंट ज्यादा टेम्परेचर पर ही लिया था ना, इससे ज्यादा टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब वहां मुझे A भी लिक्विड स्टेट में मिलेगा और B भी लिक्विड स्टेट में मिलेगा और वहां पर वो दोनों मिक्स हो चुके होंगे। इसका मतलब वहां पर कुछ परसेंट A और B था, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई हमने A में अगर मैंने वहां कोई पॉइंट लिया तो वहां पर डेफिनेटली A के अंदर B मिक्स किया गया है, मतलब A की परसेंटेज ज्यादा और B की परसेंटेज कम है। तो वहां अब हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारा टेम्परेचर डाउन जाएगा तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब वो डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि नॉन वोलेटाइल वाला कंसेप्ट ऐड करोगे इसमें। नॉन वोलेटाइल वाला कंसेप्ट जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि इस तरह की रिलेशन को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर आप कोई कंडीशन थोड़ा ना लगा रहे हो कि A नॉन वोलेटाइल है या हमारा B नॉन वोलेटाइल है, ऐसा नहीं है। बट हम किन्हीं दो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं। अब किसी अलग मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट को या उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिस्टर्ब करता है, अफेक्ट करता है। वही सेम काम यहाँ पर भी हुआ कि जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का सब्सटेंस लिया, पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन मतलब एक अलग परसेंटेज A और एक हमारा परसेंटेज B अमाउंट था यहाँ पर, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट किया, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इस टेम्परेचर पर आने के बाद, ये वाले टेम्परेचर पर जहां पर A हमारा मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता है, कि इस पॉइंट पर आने के बाद मेरा A सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बट ये यहाँ पर सॉलिडिफाई नहीं होता, वो उससे भी थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर जाकर तब सॉलिडिफाई होगा। और ये रीजन क्या है? क्योंकि हमने उसमें कुछ परसेंटेज B भी मिलाया हुआ है, कुछ परसेंट B भी है। B की वजह से ये जो हमारा A था उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया है, और अब वो डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो A है वो सॉलिडिफाई लेट होगा। सॉलिडिफाई देखो वो हो तो जाएगा इस पॉइंट पे आने के बाद। एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर A तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, A तो हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा, बट यहाँ पर अभी भी B सॉलिडिफाई नहीं होगा। यहाँ पर अभी भी B सॉलिडिफाई नहीं होगा, B हमारा अभी भी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। यहाँ पर जस्ट हमारा A सॉलिडिफाई और B लिक्विड स्टेट में, A सॉलिडिफाई और B लिक्विड स्टेट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, सारा का सारा A भी सॉलिडिफाई नहीं होगा, वो कुछ
अमाउंट ऑफ ए को सॉलिडिफाई करेगा और कुछ हमारा यहाँ पर बाकी ए बी की फॉर्म में, ए और बी सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दोबारा सुन लो क्या कहा, इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है, सॉरी ये मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये सभी को समझ आ गया, क्योंकि हमने किन्हीं दो अलग मेल्टिंग पॉइंट के सब्सटेंस को ऐड किया है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट में या फ्रीजिंग पॉइंट में लोवरिंग आ गई है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर ये कंसेप्ट काम करा कि हमारे लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या ये इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स में डिक्रीज आ गया है। तो अभी डिक्रीज आने के बाद इस पॉइंट पर आने के बाद होगा क्या, कुछ अमाउंट हमारा ए का सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तो ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन किसका था, ए बी का, यहाँ पर तो हमारा ऊपर जो भी है, यहाँ ये वाले पोर्शन में सारे में ए बी सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड मेल्टेड स्टेट में है। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने के लिए देखो ग्राफिकल, यहाँ तो आपके सामने मैंने पहले ग्राफ बना दिया है, बट अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप उस चीजों को चेक करने जाओगे ना, तो चेक करने जाएंगे तो हमारे सामने क्या होगा कि हम किसी पॉइंट से जब टेम्परेचर लो करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर जाकर हम ये देखेंगे कि वहां से ए कुछ अमाउंट ऑफ ए जो है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी मेरा सॉल्यूशन बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा, सॉल्यूशन बचा रहेगा, और वो सॉल्यूशन मेरा वहां पर ए और बी की परसेंटेज रखेगा। अब क्या है, देखो कुछ अमाउंट ऑफ ए सॉलिडिफाई हो गया, सारा का सारा ए सॉलिडिफाई नहीं हुआ, बट कुछ तो हुआ ना, दैट मीन्स जितनी भी परसेंटेज यहाँ पर चल रही थी उसमें से कुछ परसेंटेज ए की कम हो गई है। ध्यान से सुनो दोबारा से, एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको समझते हैं। ए है हमारे पास और बी है, ए है हमारे पास और बी है। सपोज करो 60 ग्राम यहाँ पर ए है और 40 ग्राम यहाँ पर बी है। ग्राम में बात कर रही हूँ, परसेंटेज में नहीं, मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, यहाँ तो हम कॉम्पोजिशन परसेंटेज की फॉर्म में बात कर रहे थे, बट अभी जो मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आए, उसके लिए मैं ग्राम में एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज करो 60 ग्राम हमारे पास ए था, 40 ग्राम हमारे पास बी था। अब इसमें से ना, जो ये 60 ग्राम में से कुछ ए सॉलिडिफाई होना है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर, ये कंसेप्ट आपको अभी तक समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा कम टेम्परेचर पर आकर ए सॉलिडिफाई होगा कुछ अमाउंट में, सारा का सारा ए नहीं होगा। मतलब 60 का 60 ग्राम अगर ये है तो 60 का सारा हमारा जो है ए वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, इसमें से कुछ अमाउंट। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद ना 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम ए सॉलिडिफाई हो गया। 10 ग्राम ए अगर सॉलिडिफाई हुआ तो कितना बचा, ए बचा हमारा 50 और बी तो अभी भी कितना है 40 ग्राम में है। वो परसेंटेज थोड़ा ना चेंज कर सकता है, अगर परसेंटेज होती तो वो चेंज हो जाती, ग्राम थोड़ा ना चेंज होगा। अब यहाँ पर 50 और 40% हमारे, सॉरी 50 ग्राम और 40 ग्राम ए और बी यहाँ पर प्रेजेंट है इस पॉइंट पर। पहले जो 60 हुआ करता था, अब सॉलिडिफाई होने के बाद अब इसके पास जो कंपोजिशन बनी हुई है उसमें 50 ग्राम ए है और 40 ग्राम बी है। ध्यान से सुन लो, अब ये देखो 50 और 40 की अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करो और 60 और 40 की परसेंटेज कैलकुलेट करो तो क्या क्या परसेंट आएगी, ये तो हमारा 60% ही आएगा। इसकी परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो हमारा 60% ही आएगा, और 40% की कैलकुलेट करें तो ये भी हमारा 40% ही आएगा। इसका मतलब ए मेरा 60% था और बी मेरा 40% था, बट यहाँ पर 50 और 40 का अमाउंट है, तो अब मेरी ए की परसेंटेज क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, लेस देन 60% हो गई होगी। अब जब हम यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो फिर देखिए ये हमारा 60-40 था, अभी 50 प्लस 40, यहाँ पर ये टोटल कितना हुआ 90, तो 50/90 करेंगे 55.5 आ जाएगा, 55.5% अब ए बचा होगा, और 40% 40/90 करेंगे तो आपका अप्रोक्स 44.4%। ये हमारा बी का परसेंटेज रहेगा। तो आपकी ए की परसेंटेज अब 55.5 है, बी की परसेंटेज 44 है, जो कि पहले ए की परसेंटेज 60 थी, अब कम हो चुकी है 55%, और यहाँ पर बी की परसेंटेज 40 थी, तो अब परसेंटेज जो है वो 44 हो चुकी है। इस पॉइंट पर आने के बाद बी का परसेंटेज ज्यादा, अब बी का परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ तो नहीं रह सकता ना वो पॉइंट, क्योंकि बी तो हमारा एक फिक्स पॉइंट है। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तो हमारा एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। इसका मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद कॉम्पोजिशन थोड़ा सा शिफ्ट
जाएगी टुवर्ड राइट हैंड साइड। ध्यान से सुन लो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कंसेप्ट समझ आएंगे। देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद मेरा कुछ परसेंट ए सॉलिडिफाई हो गया, हमने माना 10% ए सॉलिडिफाई हुआ, इसमें से 10 ग्राम इसमें से हमारा ए सॉलिडिफाई हुआ। तो अगर 10 ग्राम ए सॉलिडिफाई हुआ तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट ए का कम हुआ है, तो परसेंटेज डिस्टर्ब हुई होगी। और परसेंटेज डिस्टर्ब होने पे हमने देखा ए 55 पे चला गया 60 से, और ये हमारा बी 44 पे चला गया। तो इसका मतलब अब हमारी शिफ्टिंग इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर की तरफ हो गई होगी, क्योंकि इधर जाने पर ही ए की परसेंटेज कम और बी की परसेंटेज ज्यादा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उधर जाओगे तो बी बढ़ेगा और इधर आओगे तो ए की परसेंटेज बढ़ेगी। तो हमें तो ए की परसेंटेज को कम करना है और बी की परसेंटेज को इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब मेरी ग्राफ में थोड़ा सा इधर शिफ्ट आ जाएगा। वो किस वजह से आया? क्योंकि कुछ परसेंट इस पॉइंट पर आने के बाद, कुछ परसेंट इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से ए सॉलिडिफाई हो गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली कंपोजिशन हमारी टुवर्ड राइट शिफ्ट हो गई। और अगर ये टुवर्ड राइट शिफ्ट हुई यहाँ पर, फिर से अगर हम फर्दर टेम्परेचर में डिक्रीज करेंगे, फिर से टेम्परेचर को अगर मैं लो करती हूँ, हम यहाँ से क्या करते आ रहे थे? टेम्परेचर लो करते आ रहे थे ना। अब इस पॉइंट पे फिर से अगर मैं टेम्परेचर लो करती हूँ, तो यहाँ टेम्परेचर लो करने पे हम क्या देखेंगे? ये हमारा अभी तो सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहेगा, ए और बी जितनी भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ चल रहे थे, अभी वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहेगा। अब सॉल्यूशन फॉर्म में वो एक पॉइंट पर आकर फिर से, मतलब एक पॉइंट पर आकर फिर से कुछ परसेंट ए को सॉलिडिफाई कर देगा, फिर से ए को कुछ परसेंट ए को सॉलिडिफाई कर देगा। अब देखो कॉम्पोजिशन अलग हो चुकी है ना, अलग कॉम्पोजिशन हुई। इसका मतलब इस कॉम्पोजिशन पर आने के बाद जितना मैंने ए लिया हुआ था उसमें बी का अमाउंट और ज्यादा हो गया है। आप यूं एग्जांपल लो, जैसे पहले आपने 2 ग्लास पानी लिए, उसमें 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व की, 2 ग्लास पानी लिए उसमें 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व की। अब उस टाइम पे मीठा, मतलब पानी जो है वो मीठा हो चुका है। अब उसके बाद आप क्या करो? उसी शुगर को, 2 चम्मच आपने जो शुगर लिया है, उसी शुगर को आप 1 ग्लास पानी में डिसॉल्व करो। तो अब मिठास पानी की ज्यादा बढ़ चुकी है ना, क्योंकि चम्मच आपने शुगर जो है वो 2 ही चम्मच रखे हैं और पानी का अमाउंट कम कर दिया। मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट तो आपने कम कर दिया है, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा मतलब उतना ही रखा है। उसकी वजह से जो मेरा इफेक्टिवनेस है सॉल्यूशन के ऊपर, वो हमारी सोल्यूट की अब ज्यादा हो गई। अब सोल्यूट ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा कि अगर आपने उतना ही बी की परसेंटेज रखी, मतलब बी का अमाउंट अगर आपने उतना ही रखा, परसेंटेज, यहाँ तो हम परसेंटेज ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए हमने तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया। जो हमने ग्राफ लिया है उस ग्राफ को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन ड्रॉ कर रहे हैं। बट अगर मैं एक्चुअल वैल्यू की बात करती हूँ, जो कि हमने एग्जांपल रेफरेंस के फॉर्म में लिया, तो अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो पहले भी मेरा बी 40 ग्राम ही था, अभी भी मेरा बी 40 ग्राम ही है। सपोज मेरे ये 2 ग्लास पानी है, ये 2 ग्लास शुगर है और 2 चम्मच शुगर है। तो मैंने क्या किया है? अब पानी को कम कर दिया है, पानी को कम कर दिया और शुगर को उतना ही रखा। इसका मतलब अब शुगर ज्यादा इफेक्ट डालेगी पानी पर, अब शुगर ज्यादा मीठा करेगी पानी को। और अगर ज्यादा मीठा करेगी तो पहले जो शुगर थी, मतलब पहले जो आपने बी को ऐड किया था, उसकी वजह से ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा था, ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा था, कम वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रहा था। बट अगर अभी भी उतना ही अमाउंट भी मेरा ऐड किया गया है और मेरा ए की परसेंटेज या ए का अमाउंट कम हो गया है, तो अब वो और ज्यादा डिक्रीज करने के लिए कैपेबल है। और अगर और ज्यादा डिक्रीज करने के लिए कैपेबल है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर आने के बाद जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो और भी ज्यादा कम टेम्परेचर पर हम जब जाएंगे, वहां पर वो सेम ही इफेक्ट दिखाएगा और यहाँ पर आपका ए सॉलिडिफाई हो जाएगा कुछ अमाउंट ऑफ ए, यहाँ पर भी सम अमाउंट ऑफ ए सॉलिडिफाई हो जाएगा और बाकी अमाउंट जो है वो हमारा सॉल्यूशन में ही बचा रहेगा। और सॉल्यूशन में बचा रहेगा तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा। जैसे ही ए का परसेंटेज या ए का अमाउंट अगर हमारा कम हुआ, तो ए का अमाउंट कम होने पर बी अगर मेरा उतना ही ऐड है, तो ए की परसेंटेज कम हो गई है और बी की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है, तो मेरा फिर से शिफ्ट इधर होगा, फिर से शिफ्ट
राइट साइड में होगा, कॉम्पोजिशन की परसेंटेज का शिफ्ट मेरा राइट साइड में होने लग जाएगा। और राइट साइड में जब ये शिफ्ट होगा तो वहां पर भी सेम वही काम करेंगे, टेम्परेचर को और लो करो, टेम्परेचर और लो करने के बाद मुझे एक पॉइंट फिर मिलेगा, एक पॉइंट फिर से मिलेगा जहां पर हमारा ए फिर से सॉलिडिफाई होगा, कुछ अमाउंट ऑफ ए सॉलिडिफाई हो जाएगा और बाकी के अमाउंट को बाकी का हमारा सॉल्यूशन में चला जाएगा, बाकी का सॉल्यूशन में चला जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, देखो रॉल्स लॉ जो आपने पढ़ा था ना, वो वोलेटाइल वाला कंसेप्ट जो आपने पढ़ा था, वहां पर ना वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता था, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का वो कम हो जाता था। ऐसा नहीं था कि वेपर्स बनने ही बंद हो जाते थे। यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट काम कर रहा है कि कुछ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ए फ्रीज होने लग जाता है। सारा का सारा ए फ्रीज नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ परसेंटेज ए जो है वो फ्रीज हो जाएगा, सारा का सारा ए फ्रीज नहीं होगा। क्योंकि जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम इस टेम्परेचर पर आने के बाद सारा ए फ्रीज क्यों नहीं हुआ, कि यहाँ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आने के बाद हमने कहा ना कुछ परसेंटेज ऑफ ए जो है वो फ्रीज हो गया, बाकी सारा का सारा मतलब बाकी जो परसेंटेज थी वो सॉल्यूशन में ही रही। वो सॉल्यूशन में क्यों रहती है, क्योंकि बी इफेक्ट तो डालेगा पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा ना कि ए को बिल्कुल ही खत्म कर दे, ए को बिल्कुल खत्म नहीं करेगा कि ए को लिक्विड होने के लिए टेंडेंसी ही ना छोड़े, ऐसा थोड़ा ना होगा, तो ये ए को लिक्विफाई होने ही नहीं देगा। वो जस्ट क्या करेगा, ए के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा कि अब उसकी वजह से मतलब जो जिस तरह से हमने नॉन वोलेटाइल कंसेप्ट पे किया था उस प्रोसीजर पे आपका ये यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ से शिफ्ट होता हुआ आपको देखो 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। यहाँ से आप ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हो या ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हो ना, ग्राफ में आपके पॉइंट्स आते हैं उनको मैच कर देते हो। हमने पहले ग्राफ बना लिया ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आए। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, यहाँ तक का आपका ग्राफ बन चुका है ये वाला, और ये चौथा पॉइंट आपका जो मेल्टिंग पॉइंट का था, यहाँ तक का आपका ग्राफ बन चुका है। अब उसके बाद फिर से इस पॉइंट पर आने के बाद कुछ परसेंटेज ऑफ ए सॉलिडिफाई होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ ए सॉलिडिफाई होने के बाद फिर से मेरी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए डिक्रीज हो जाएगी, और ए का डिक्रीज होने का मतलब राइट में शिफ्ट, और बी की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसका भी मतलब क्या, राइट में शिफ्ट होगी हमारी कॉम्पोजिशन। तो राइट में शिफ्ट होने पर, अब ध्यान से सुनो, राइट में शिफ्ट होने पर इसके बाद जब हम टेम्परेचर लो करने लगते हैं, जब हम टेम्परेचर और ज्यादा लो करने लगते हैं, तो इस पॉइंट पर आकर जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और टेम्परेचर लो करेंगे तो कुछ और थोड़ा बहुत और जो सॉलिड ए है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉरी जो ए है वो सॉलिडिफाई होगा। बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर ए तो सॉलिडिफाई होगा, ए तो सॉलिडिफाई होगा, बट बी भी यहाँ पर आकर सॉलिडिफाई होने लग जाएगा, यहाँ पर बी भी सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। तब इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, जहां पर ए और बी दोनों सॉलिडिफाई होने लग जाएं। लिक्विड स्टेट से हम टेम्परेचर लो करते आ रहे थे, टेम्परेचर लो करते हुए ए की कॉम्पोजिशन ज्यादा होने की वजह से, ए की कॉम्पोजिशन ज्यादा होने की वजह से वहां पर हमारा कॉम्पोजिशन ज्यादा, मतलब सॉरी आई एम रियली सॉरी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो हमने एक पॉइंट इस साइड में लिया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज्यादा थोड़ा सा शिफ्ट करके लिया था, वहां पर ए की कॉम्पोजिशन ज्यादा होने की वजह से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ परसेंटेज ए जो है धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता चला गया, और जैसे जैसे ए सॉलिडिफाई होता चला गया हमारी कॉम्पोजिशन जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती चली गई, और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती चली गई है ये साथ के साथ। तो एक पॉइंट हमें ऐसे ही शिफ्ट होते होते एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पर आकर ए तो सॉलिडिफाई हुआ ही, बट एक पॉइंट पे बी भी सॉलिडिफाई होने लग जाएगा, और जहां पर ए और बी दोनों सॉलिडिफाई होने लग जाए जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को बोलते हो आप यूटेक्टिक पॉइंट। जो आप कंसेप्ट आप लेके चल रहे हो ना, यूटेक्टिक पॉइंट क्या बोला जाता है इसको, एक सेकेंड कहाँ रख दिया, यूटेक्टिक पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, यूटेक्टिक पॉइंट। आप देखो यहां से तो हमारा जब ए की परसेंटेज ज्यादा थी वो वाला कंसेप्ट हुआ, सेम कंसेप्ट हम अगर बी की तरफ अप्लाई करें, बी की तरफ अगर आप अप्लाई करोगे तो एक सेकेंड,
हमने कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर ए भी सॉलिडिफाइड स्टेट में, सॉरी लिक्विड स्टेट में है और बी भी लिक्विड स्टेट में है। बस हमें ये पता है कि अगर इधर लिया है ना आपने तो इसका मतलब यहाँ पर बी की परसेंटेज ज्यादा है और ए की परसेंटेज आपकी कम है। तो अगर यहाँ पर बी की परसेंटेज ज्यादा है तो जैसे ही इसका मतलब आपने बी में ए को मिक्स किया हुआ है। जब सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे हमने इसको टेम्परेचर मतलब एक्सिस माना था, ये भी हमारी क्या है टेम्परेचर एक्सिस है। तो यहाँ पर जब आप टेम्परेचर लो करोगे, टेम्परेचर लो की तरफ लेके जाओगे तो सेम कंसेप्ट, जैसे यहाँ पर पहले ए का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट लो कर रहा था कौन, बी, तो यहाँ पर अब बी का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को लो करेगा कौन, ए। तो पहले हमारा क्या था, ए का लो हो रहा था बी की वजह से, अब बी का लो होगा ए की वजह से। तो अब बी का लो होगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी कॉम्पोजिशन ली है उसमें कुछ परसेंटेज ए भी प्रेजेंट है। तो अगर कुछ परसेंटेज ए भी अगर प्रेजेंट है तो जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी है उसके कंपैरिजन में अगर मैं हायर कॉम्पोजिशन की तो 100% था ना, यहाँ पर तो 100% बी था। अब जब हायर कॉम्पोजिशन ऑफ ए, मतलब इधर जैसे जैसे जाते जाओगे ए की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब अब इस बी में कुछ ना कुछ परसेंटेज ए आ चुका है। टेम्परेचर लो करने से हमें जैसे जैसे टेम्परेचर लो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ बी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ बी सॉलिडिफाई स्टार्ट होने लग जाएगा। और जैसे हमारा परसेंटेज बी की कम होगी, हमारी शिफ्टिंग कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे इधर हमारी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा था क्योंकि ए की परसेंटेज कम हो रही थी। ए की परसेंटेज हमारी कम कहाँ होती है, लेफ्ट हैंड साइड में, और ए की परसेंटेज ज्यादा कहाँ होती है, राइट हैंड साइड में। सेम बी की परसेंटेज ज्यादा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर बी की परसेंटेज कम हो जाएगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने लग जाएगा। अब यहाँ पर बी जो है सॉलिडिफाई हो गया, तो सॉल्यूशन में जो बचा है वो सॉल्यूशन जो पार्ट मतलब बचा हुआ है उसमें बी की परसेंटेज कम हो गई है, और बी की परसेंटेज कम हो गई है तो शिफ्टिंग कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। और सपोज करो ये कॉम्पोजिशन अब उसकी हो गई है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने के बाद एक और ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर फिर से आने के बाद बी सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसमें से भी बाकी बचे हुए में से भी बी कुछ अमाउंट में सॉलिडिफाई हो जाएगा। और सॉलिडिफाई होने के बाद फिर से यहाँ पर आने के बाद हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ बी, या मतलब सॉरी कॉम्पोजिशन कह रही हूँ, परसेंटेज ऑफ बी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और परसेंटेज बी डिक्रीज होने का मतलब है शिफ्टिंग कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होकर फिर से टेम्परेचर लो करो। टेम्परेचर लो करने से फिर से हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर फिर से हमारा कुछ परसेंटेज बी सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है जैसे यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया अभी पूरा, इसीलिए पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वहां पर आपको पूरा बता चुकी हूँ। अब यहाँ इसी तरह से शिफ्ट होते होते ये हमारी कोई कॉम्पोजिशन चेंज होके यहाँ पर फिर से हमारा कुछ अमाउंट ऑफ बी सॉलिडिफाई होगा, और बी सॉलिडिफाई होकर फिर जब कॉम्पोजिशन चेंज होगी तो वो आकर हमारे यूटेक्टिक पॉइंट से ही मैच कर जाएगा, जहां पर कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप टेम्परेचर को लो करोगे तो वहां आने के बाद ए भी सॉलिडिफाई होगा और बी भी सॉलिडिफाई होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट का नाम देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका समझ आ जाना चाहिए। अब हमने पहले आपके सामने ग्राफ बना दिया, उस ग्राफ को एक्सप्लेन मैंने इस तरह से किया है कि हमारा कॉम्पोजिशन में चेंज आने की वजह से हमारे ग्राफ का कर्व जो है वो ऐसा आया है, वो सभी को समझ आ गया। और ये पॉइंट जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सभी को समझ आ जाना चाहिए। अब देखो, अब इस ग्राफ को मैं पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने कर्व ऐसी क्यों आ रही है वो चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो, हम वही पॉइंट्स मान के चल रहे हैं, मैंने सबसे पहले यही पॉइंट माना, इस पॉइंट से टेम्परेचर लो करने पे ये पॉइंट आएगा, आपको सभी को समझ आ गया है कि इस पॉइंट पे क्या होगा, कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ ए जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ ए सॉलिडिफाई हो जाएगा, और बाकी जो ए है वो सॉल्यूशन में बचा रहेगा। बाकी का ए जितना भी सॉलिडिफाई होना है कुछ परसेंटेज की फॉर्म में, बाकी हमारा सॉल्यूशन की फॉर्म में बचा रहेगा। तो अब इस कर्व के नीचे इस कर्व के ये वाले पोर्शन में सॉलिड ए मिलेगा आपको, क्योंकि हर पॉइंट पे हमने तो ना देखो कॉम्पोजिशन ऐसे चेंज की है, ऐसे चेंज की है ना, इस तरह से एक पर्टिकुलर अमाउंट हमने बढ़ा दिया, बट अगर आप हर एक पॉइंट
कि 1% हम ये माने 1% सॉलिडिफाई हुआ, 2% सॉलिडिफाई हुआ, बहुत स्मॉल स्टेप्स में चलेंगे तो हमारी कर्व ऐसे ही हमें मिलेगी। अब हमने थोड़ा लार्ज चेंज करके 3-4 पॉइंट्स लगा के तब हमारी कर्व की शेप को डिस्क्राइब कर दिया, बट हर पॉइंट पे ये माइनर चेंज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हर जगह से हर स्टेप पे सॉलिडिफाई होता जा रहा है कौन, यहाँ पर ए, तो हमें इस कर्व के नीचे हमें सॉलिड ए और सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन में परसेंटेज ए और परसेंटेज कुछ परसेंट ए और कुछ परसेंट बी हमारा यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर हमने सॉलिड ए और सॉलिड बी सॉलिड ए प्लस सॉल्यूशन क्यों लिखा, ये चीज सभी को समझ आ जानी चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, देखो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके जब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, यहां दोबारा एक्सप्लेन इस चीज में एक्सप्लेन करती हूं। आपके सामने ये कर्व थी, ठीक है, यहां पर हमने टेम्परेचर को लो करना स्टार्ट किया। यहां मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक पॉइंट पर आने के बाद कुछ परसेंटेज ए जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो सॉल्यूशन बचेगा, बाकी सॉल्यूशन की फॉर्म में बचेगा। तो हमारा यहां पर भी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पर आने के बाद किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का हमारा जो मिक्सचर है, किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का मिक्सचर इस पॉइंट पर आने के बाद सॉलिड ए और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ध्यान से सुनो क्या मतलब लाइन मैंने बोली कि किसी पॉइंट किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का मतलब इस पॉइंट पे कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ए था, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज बी था, तो किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के मिक्सचर को जब हमने टेम्परेचर लो करना स्टार्ट किया तो एक पॉइंट पर आने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर ए सॉलिडिफाई हो रहा था, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद ए जो सॉलिड ए हो रहा है और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसका मतलब जो ये मेरा पूरा कर्व है, यहाँ पर सॉलिड ए और सॉल्यूशन के बीच में इस पूरी कर्व पे इक्विलिब्रियम रहेगा। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप इससे नीचे आए, अगर आप इस कर्व से नीचे की तरफ टेम्परेचर की तरफ आए तो सॉलिड मिलेगा, इस कर्व से ऊपर की तरफ गए तो सॉल्यूशन मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर हर पॉइंट पर आपका सॉलिड ए और सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पे सॉलिड ए और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसी तरह से इस कर्व की जब आप बात करोगे तो इस कर्व में भी सॉलिड बी और सॉल्यूशन दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। हर एक पॉइंट पर हमारे सॉलिड ए और सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कौन कौन रहेगा, सॉलिड ए और सॉल्यूशन। ये चीज समझ आई। अब इसके बाद जो कर्व एसी आपको दिखाई दे रही है, कर्व एसी कर्व जो है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए बोला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए, एसी को, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पर ही तो हमारा जो ए है वो सॉलिडिफाई होता है ना। किसी भी कॉम्पोजिशन का उठा लो, आप यहां से पॉइंट ले लो तब लेके आओ, तब यहां पर आकर इसी कर्व के ऊपर ही आकर ए सॉलिडिफाई होने लगेगा। तो ए यहां पर ही सॉलिडिफाई होगा सिर्फ इस कर्व पर आने के बाद ही। तो इस एसी कर्व को फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए बोला जाता है। इसी तरह से बीसी कर्व को फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी बोला जाएगा, मतलब वहां पर आपका पी आ जाएगा। और कौन सी कर्व को, बीसी कर्व को फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी बोला जाता है। ये चीज समझ आई। मैं इतना ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या क्या किया, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी। इससे ऊपर वाले किसी भी टेम्परेचर पर चले जाओ, आपको ए और बी लिक्विड स्टेट में मिलेंगे और वहां पर सॉल्यूशन बन चुका होगा। वो एक, क्योंकि हमारे ए और बी लिक्विड स्टेट में मिसिबल थे, तो यहाँ हमें सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर। तो अगर हम सॉल्यूशन से कोई भी पॉइंट लेकर टेम्परेचर डिक्रीज करने लगते हैं तो हमें एक ये कर्व मिलेगी, और वो कर्व कैसे कैसे मिलेगी वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारी फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए है, ये हमारी फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी है, ये
क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट है। और यूटेक्टिक पॉइंट किसको बोला जाता है, जहां पर जो दो कंपोनेंट आपने लिए हैं दोनों सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर ए भी सॉलिडिफाई होता है, यहाँ पर आपका बी भी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है यूटेक्टिक पॉइंट। और वैसे अगर इन जनरल मीनिंग देखो तो इजीली मेल्ट जहां पर हो जाए कोई भी सब्सटेंस, वो होता है आपका यूटेक्टिक पॉइंट, या यूटेक्टिक का मीनिंग यही होता है। तो आप देखो इस पॉइंट पर आने के बाद ही तो ए और बी दोनों मेल्ट साथ में हो रहे हैं ना। मतलब इस पॉइंट से ऊपर अगर हम लेंगे इस कॉम्पोजिशन के साथ, इस कॉम्पोजिशन पर आप ए और बी दोनों के अगर इस पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर ले जाओगे, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के साथ ऊपर टेम्परेचर ले जाओगे तो लिक्विड मिलेगा, नीचे लेके आओगे तो सॉलिड मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी पॉइंट के लिए मैं आपको पहले भी बताने लगी थी, फिर मुझे लगा कंफ्यूज हो जाओगे, बट इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये कभी भी 50-50 कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। कि मतलब जरूरी नहीं है कि जब आप ए को भी 50% और बी को भी 50% लोगे तभी यूटेक्टिक पॉइंट आएगा, नहीं। कॉम्पोजिशन आपकी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है ए की परसेंटेज ज्यादा हो सकता है बी की परसेंटेज ज्यादा हो, तब जाकर हमें यूटेक्टिक पॉइंट मिल जाए। वो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि कितने कितने रेशो के तो मेल्टिंग पॉइंट लिए हुए हैं, कितना कितना डिफरेंस है दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में, उन चीजों पर, उनके नेचर पर डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस के मिक्सचर का यूटेक्टिक पॉइंट। तो कभी भी इसको 50-50 कॉन्सेंट्रेशन मत मान के चलना, ये हमारा किसी भी कॉम्पोजिशन पर हो सकता है। तो देखो अब आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ लिक्विड मिलेगा, यहाँ सॉलिड ए और सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ सॉलिड बी और सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप सभी को समझ आ चुका है ये वाली पॉइंट सारे। अब उसके बाद अब इसके नीचे जो है ये वाला पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट पे देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें यूटेक्टिक पॉइंट मिला। इससे ऊपर हमारा बी सॉलिडिफाई तो हो रहा था, इससे ऊपर हमारा सॉरी यहाँ पर ए सॉलिडिफाई हो रहा था, यहाँ पर हमारा इससे ऊपर वाले पे बी सॉलिडिफाई हो रहा था। बट यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे अगर आप फिर से टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगते हो तो आपको यहाँ पर सॉलिड ए और यूटेक्टिक मिलेगा, यहाँ पर सॉलिड बी और यूटेक्टिक मिलेगा, मतलब साथ में सॉलिड बी के साथ यूटेक्टिक मिलेगा। यूटेक्टिक मिलने का मतलब क्या है, इस टेम्परेचर से नीचे आने पे तो दोनों ही सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं। यहाँ तो आप सॉलिड ए का नाम ले सकते थे अलग से, बट यहाँ पर सॉलिड ए का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉलिड ए का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर कॉम्पोजिशन सॉलिड ए की ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर सॉलिड ए मिलेगा और यूटेक्टिक मिलेगा। यूटेक्टिक का मतलब यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ बी भी मिलेगा, क्योंकि यूटेक्टिक का मीनिंग तो क्या था, जहां पर सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों मिलने लग जाते हैं, वो यूटेक्टिक पॉइंट था। तो यहाँ पर आपको सॉलिड ए का कॉम्पोजिशन ज्यादा होने की वजह से सॉलिड ए ज्यादा मिलेगा और साथ में यूटेक्टिक मिल रहा है, इसका मतलब बी भी मिलेगा। सेम चीज वहां पर सॉलिड बी ज्यादा मिलेगा और यूटेक्टिक भी मिल रहा है, दैट मीन्स वहां पर हमारा परसेंटेज जो है सॉरी कुछ परसेंट हमारा ए भी है, इस वजह से यूटेक्टिक होगा। और यहाँ पर आपका मिक्स वो होती है पॉसिबिलिटी, सॉलिड ए भी ऑलमोस्ट उतना सा ही होता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम नहीं कहूंगी क्योंकि ये हमारा 50-50 नहीं है, तो ऑलमोस्ट सॉलिड ए भी होता है और सॉलिड बी भी होगा। तो ये तो हमने ग्राफ के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पर देके कहे, इस पॉइंट पर यहाँ कहके, और ये पूछे आपसे कि आप अगर फ्रीजिंग पॉइंट कर्व तक जाना चाहते हो तो कितना टेम्परेचर लो करोगे, अगर आपके सामने ग्राफ है तो आप ये कहोगे, और यहाँ आगे कह दोगे भाई इस पॉइंट पर आने के बाद मुझे ये टेम्परेचर बता दो, बस मुझे इस टेम्परेचर की वैल्यू बता दो, मैं मतलब यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई मेरे इस टेम्परेचर पर आने के बाद मेरा कोई भी दो कंपोनेंट मिक्सचर जो है वो इस टेम्परेचर पर आने के बाद हमारा मेल्ट होना अपने फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा कि इससे ऊपर वो मेल्ट रहेगा, इससे नीचे वो सॉलिडिफाइड रहेगा। और ये आपका एक जनरल एग्जांपल ले रहे थे हम, कोई ए और कोई बी, हमने कंपोनेंट का तो नाम ही नहीं लिया ना, तो आपका जनरली ग्राफ ऐसा आता है। अब हो सकता है कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात की जाए तो हो सकता है ए का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, बी का कम हो, तो हमारा ग्राफ की शेप थोड़ी सी मतलब ओवरऑल शेप यही रहेगी, बट थोड़ा सा देखने में थोड़ा डिफरेंस लग सकता है आपको, अदरवाइज आपका जनरली यही रहेगा। अब ये चीजें मैंने मतलब आपको ग्राफ की एक्सप्लेनेशन पूरी दे दी है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेस रूल की, जो हम डिग्री
बात कर रहे थे ना, लास्ट लेक्चर में हमने बात करनी स्टार्ट की थी, पिछले लेक्चर में भी हमने उसी के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हमने ग्राफ को तो रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा, बट यहाँ पर अगर आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे एक्सप्लेन करोगे। लेक्चर बेशक लेंथी है, आप इसको थ्योरी की फॉर्म में लिखोगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में मतलब, तो तब भी आपका इतना ही लेंथी टॉपिक बनता है, बट फिर भी आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका अभी भी यूज हो रहा है, आपका इन फ्यूचर भी हमेशा यूज होता है ये टॉपिक, तो इसीलिए इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। अब देखो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, अब हम करेंगे रिड्यूस्ड फेस रूल को अप्लाई। रिड्यूस्ड फेस रूल, और क्या कहता था रिड्यूस फेस रूल, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। C माइनस पी प्लस 1 आपका फेस रूल था, C माइनस पी प्लस 2, और यहाँ पर हमने प्लस 1 लिया था क्योंकि हमने एक कंपोनेंट को यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट लिया था, हमने इसमें भी ओवरऑल प्रेशर को कांस्टेंट ले रखा है। पिछले 2 लेक्चर से मैं यही बात करती आ रही हूँ कि हम इसमें जो 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं वहां पर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो इसमें जितनी भी हमने एक्सप्लेनेशन दी है आज के लेक्चर में भी, वहां पर मेरा प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं फेस रूल की बात करूँ तो कंपोनेंट अगर हम बात करें तो कंपोनेंट तो कितने हैं, 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हो, दैट मीन्स 2 माइनस पी प्लस 1, दैट मीन्स 3 माइनस पी। तो मेरा फेस रूल जो रिड्यूस फेस रूल है 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए 3 माइनस पी में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ तक हमने ये चीजें डिस्कस भी कर ली थी फेस रूल के बारे में। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, फेस। तो फेस अगर हमें पता होना चाहिए, फेस की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बहुत इजीली यहाँ पर फेस को डिस्कस कर मतलब सकते हो कि हर पॉइंट पे आप कितने नंबर ऑफ फेस प्रेजेंट है वो बहुत इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको पहले ग्राफ पूरा एक्सप्लेन किया ताकि आप ये बहुत जल्दी मिनटों में ऐसे करते चले जाओ। अब देखो यहाँ पर सारा क्या है, लिक्विड। अगर आपसे कोई भी यहाँ वाले पॉइंट्स का पूछे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, फेस का। तो अगर सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट है तो कितने फेस प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1 फेस प्रेजेंट है। तो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, इसको नोट करते जाना। इस पॉइंट में मैं यहाँ पर मतलब इस वाले पोर्शन में मैं कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेके मैं ए पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछूं, सी पॉइंट का पूछूं, ए पॉइंट का पूछूं, तो अगर मैं आप किसी भी पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रही हूँ आपसे, तो आपको पता है यहाँ पर तो फेस 1 है, और अगर फेस 1 है तो 3 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको कैलकुलेट करना है, F से रिप्रेजेंट करते हैं 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, और 2 यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड है इन सभी कॉम्पोजिशंस को डिस्क्राइब करने के लिए लिक्विड फेस में। और अगर 2 आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो ये हमारा बाई वेरिएंट होता है। यहाँ पर मेरा सिस्टम कैसा होगा, बाई वेरिएंट। ये वाले किसी भी पॉइंट की बात आपसे की जाए तो वहां पर सिस्टम मेरा बाई वेरिएंट होगा। जब आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करने लगोगे तो किसी भी एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर देना कि अगर मैं ए का, सी का या ए डैश का मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करती हूँ तो वहां पर मेरा लिक्विड स्टेट सिर्फ एक ही फेस एग्जिस्ट करता है, एक फेस एग्जिस्ट करता है, तो सिस्टम मेरा बाई वेरिएंट होगा। तो ये हमारा ये वाला एक्सप्लेन हुआ। अब उसके बाद आ जाओ अपनी कर्व्स पर। कर्व में कितने फेस एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड ए और सॉल्यूशन मेरा इक्विलिब्रियम में है, दोनों इक्विलिब्रियम में है इस कर्व के ऊपर, तो यहाँ पर सॉलिड ए भी एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो इन कर्व पे फेस कितने हो गए, 2 फेस हो गए, और अगर 2 फेस हैं तो यहाँ पर आपकी F इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स दोनों ही कर्व्स पर अगर आप बात करो, दोनों कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप बात करोगे तो वहां पर मेरा सिस्टम कैसा होगा, मोनो वेरिएंट। मोनो वेरिएंट ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे ना कि जब 2 वैल्यू आती है बाई वेरिएंट, 1 आती है मोनो वेरिएंट, 0 वैल्यू आ जाए तो इन वेरिएंट होता है सिस्टम वहां पर। तो इसका मतलब एक ही कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। अगर मुझे इस पॉइंट पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट एक कंपोनेंट बता दो, मुझे जस्ट कॉम्पोजिशन बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये कॉम्पोजिशन मुझे किस टेम्परेचर पर मिलेगी, क्योंकि ये पॉइंट्स तो फिक्स है ना, पॉइंट्स फिक्स है आपके। मैं कहूँ कि इस कॉम्पोजिशन की बात कर रही हूँ, मैं इस कॉम्पोजिशन की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स टेम्परेचर भी यही होगा।
इसी वजह से हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट पर सॉरी एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिस्टम को इन पॉइंट्स पर। और यहाँ पर जब हमारी 2 वैल्यू आई है दैट मीन्स मुझे कॉम्पोजिशन भी पता होनी चाहिए, यहाँ पर कॉम्पोजिशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लो मैं आपको कॉम्पोजिशन बता दूं कि ये वाली कॉम्पोजिशन, इस कॉम्पोजिशन पे जाओ, इस कॉम्पोजिशन पे तो हर टेम्परेचर पर अलग अलग पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो है अलग अलग टेम्परेचर पर बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ वाले पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कॉम्पोजिशन भी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए और टेम्परेचर भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर आपको टेम्परेचर बता दिया जाए तो ये टेम्परेचर पता है, ये कॉम्पोजिशन पता है, तो आप पॉइंट बता दोगे, आप पॉइंट बता दोगे वहां पर कि सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे। अब आपके ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये वाला डिस्कस कर लिए, ये वाला डिस्कस कर लिया। अब बात आती है यूटेक्टिक पॉइंट पर। यूटेक्टिक पॉइंट पर अब इसमें आप नंबर ऑफ फेज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जब आपको मैंने फेस एक्सप्लेन किया था तो फेस को किसको बोला था, जो होमोजीनियस हमें रिप्रेजेंटेशन करे वो हमारा मतलब होमोजीनियटी जहां पर एग्जिस्ट करती है वो हमारा फेस होता है। अब अगर मैं सपोज कीजिए चावल और गेहूं को मिक्स कर दूं, चावल और गेहूं को अगर मैं मिक्स कर रही हूँ, क्या वो सॉल्यूशन मिक्सिंग के बाद जो भी मिक्सचर बना वो होमोजीनियस होगा? क्या आप चावल और गेहूं एक जैसे दिखने लग जाएंगे जब आपने मिक्स कर दिया? नहीं दिखेंगे ना। आप चावल को अलग से और गेहूं को अलग से देख पा रहे हो, बेशक से दाने एक दूसरे के अंदर मिक्स हो चुके हैं बट फिर भी आप चावल और गेहूं को अलग से पहचान पा रहे हो, तो वो आपका सिस्टम वहां पर होमोजीनियस नहीं है। वो चावल गेहूं का एग्जाम्पल क्यों लिया? यहाँ मेरे 2 सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, वो भी तो दोनों सॉलिड है ना। अब दोनों सॉलिड को हम अलग अलग फेस मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो यूटेक्टिक पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट पर जस्ट ऊपर तो लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पर सॉलिड ए भी है और सॉलिड बी भी है, गेहूं भी है चावल भी है, दोनों है। तो हम दोनों को सेपरेटली देख पा रहे हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, तो सॉलिड ए और सॉलिड बी को भी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। 2 फेस तो ये, तीसरा फेस जब वो लिक्विड में जब वो मिक्स है बट एक फेस तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिक्विड फेस हमें अलग से पता चल रहा है, तो 3 - p इसका मतलब फेस मेरे कितने हैं 3, तो 3 फेस है तो 3 - 3 = 0। अगर सिस्टम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आ जाती है तो मेरा सिस्टम कैसा होता है? इनवेरिएंट सिस्टम होगा, इनवेरिएंट सिस्टम होगा। तो अगर आपको फेस रूल अप्लाई करना है यूटेक्टिक पॉइंट पर, तो यूटेक्टिक पॉइंट पर आपके 3 फेस एग्जिस्ट करते हैं, ये सभी को समझ आ जाना चाहिए। सॉलिड ए मेरा एक फेस होगा, दूसरा फेस मेरा सॉलिड बी होगा और तीसरा फेस हमारा कौन सा होगा, जो कि एक लिक्विड भी तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ना, तो ये हमारा पॉइंट जो है 3 फेस कंटेन करता है और 3 फेस कंटेन करता है, तो सिस्टम इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि यूटेक्टिक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए ना मुझे टेम्परेचर की जरूरत है, ना मुझे कॉम्पोजिशन की जरूरत है, और प्रेशर तो आपने ऑलरेडी कांस्टेंट कर रखा है, तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जिन भी 2 कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हो उसका एक ही फिक्स यूटेक्टिक पॉइंट होगा, वो कि किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगा, उसको चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमें किसी और बाहर से इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं होती कि आप मुझे ये बता दो तब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि कॉम्पोजिशन बता दो, टेम्परेचर मैं खुद बता दूंगी, हमने ये बात बोली, बट यहाँ पर ना मैंने टेम्परेचर पूछना ना मैंने कॉम्पोजिशन पूछना, मुझे पता ही नहीं मिलेगा यूटेक्टिक पॉइंट और तो कहीं मिलने से रहा, और यहीं पे अगर यूटेक्टिक पॉइंट मिलेगा तो टेम्परेचर मेरा ये रहेगा और मेरी कॉम्पोजिशन ये रहेगी। तो इसी वजह से हमें कोई इन्फॉर्मेशन की अदर इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं होती। तो यहाँ पर हुआ। अब आपके कौन से पॉइंट्स रह गए, कौन से पॉइंट्स रह गए? ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट। यहाँ पर भी आपका सिस्टम सॉलिड और सॉल्यूशन 2 फेस कंटेन करता है, यहाँ पर भी सॉलिड और सॉल्यूशन 2 फेस कंटेन करता है, यहाँ पर भी आपका सॉलिड और सॉलिड ए और सॉलिड बी 2 फेस कंटेन करता है। हर जगह फेस आपके 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो F = 3 - p 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर हर जगह सिस्टम मेरा मोनोवेरिएंट काम करेगा। ये चीज समझ आई? तो ये पूरा दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको फेस क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 2 फेस एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर 2 फेस एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर मेरा सिस्टम कैसा होगा? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, और अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है दैट मीन्स
वहां पर सिस्टम मेरा मोनोवेरिएंटली काम करेगा। अब इसके बाद आपका फेस रूल हो चुका है कंप्लीट। एक चीज और डिस्क्राइब कर देती हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन कर दी तब मेरे ध्यान में आया कि ये भी बताना चाहिए था। देखो हमने ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स को तो डिस्कस कर लिया कि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जहां पर सॉलिड ए सेपरेट हो जाता है, इधर सॉलिड बी सेपरेट हो जाता है। बट अगर यही पॉइंट आपका यहाँ पर मतलब गिवन हो, कहां पर, उस कॉम्पोजिशन का पॉइंट जिस कॉम्पोजिशन पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मुझे यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है। यूटेक्टिक पॉइंट किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर ही तो मिल रहा है ना, और उसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर मेरा सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे जो पॉइंट गिवन है यहाँ पर, अगर वो पॉइंट हो जहां पर मेरा सिस्टम, जिस कॉम्पोजिशन पर मेरा सिस्टम यूटेक्टिक सिस्टम फॉर्म करता है, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाता है, तो उस कॉम्पोजिशन में आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ, लास्ट तक डिक्रीज करोगे, वो डायरेक्ट जो है सॉलिड और ए और सॉलिड बी को मतलब सॉलिडिफाई कर देगा। उससे पहले ना वो सॉलिड ए को सॉलिडिफाई होने देगा, ना ही वो सॉलिड बी को सॉलिडिफाई होने देगा। वो डायरेक्ट जाकर हमारा यूटेक्टिक पॉइंट पर जाकर ही दोनों को एक साथ से सॉलिडिफाई करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ तो क्या कर रहा था, पहले सॉलिड ए को सॉलिडिफाई किया, फिर सॉलिड ए को सॉलिडिफाई करता चला गया, फिर लास्ट में जाके एक पॉइंट पे जाके सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों को सॉलिडिफाई करना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी इसने यही किया कि पहले सॉलिड बी को सॉलिडिफाई किया, फिर से सॉलिड बी को, फिर से सॉलिड बी को, फिर से सॉलिड बी को, और लास्ट में यहाँ जब आता लास्ट तक सॉलिड ए और सॉलिड बी को करता है। ऐसे किया था ना, अगर आपने इन पॉइंट्स यहाँ से और यहाँ से कोई पॉइंट लिया, बट अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेके तब टेम्परेचर डिक्रीज करने लगोगे तो एक ही पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पर सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों साथ ही साथ हमारे सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो ये रहा मेरी तरफ से आपका फेस रूल की एक्सप्लेनेशन। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी चीज नहीं समझ आती है आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और इसको पूरा अच्छे से समझना, पहले इसको ये वीडियो के थ्रू समझो, फिर उसके बाद आप इससे बुक से समझो, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो फिर मेरे से डिस्कस करना। बाकी मेरी तरफ से आज का लेक्चर यही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बहुत लेंथी लेक्चर हो गया, आई नो दैट, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। थैंक यू आज के लिए।